अस्सलाम वालेकुम, बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज 17 अगस्त का दिन है और इस लिहाज से तारीखी दिन है कि पाकिस्तान में एक हुकूमत का खात्मा हुआ और दूसरी हुकूमत की राह हमवार हुई। जनरल ज़ियाउल हक साहब का त्यारा आज के रोज़ जो है उसको हादसा पेश आया और इस तरह जनरल ज़ियाउल हक के दौर का खात्मा हुआ। बहुत से लोग इसको 11 साल का मार्शल लॉ का दौर कहते हैं। ये दौर मुतनाज़ तरीन दौर था। बाय ऑल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त जो था वो ख़त्म कर दिया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इलेक्टेड हुकूमत जो थी उसका खात्मा करके ये दौर हुकूमत आया था। और इसके बाद जो एक लाम इतना ही सिलसिला शुरू हुआ अदालतों के अंदर केसेस का और मार्शल लॉ के इन्फ्लुएंस का, जो भुट्टो साहब को जिन हालात में फांसी दी गई तो बहुत से लोगों के नज़दीक वो एक मुतनाज़ा फांसी थी और उसने पीपल्स पार्टी को एक सियासी शहीद ग्रुप बना दिया, जिसको आज तक जो है पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के अंदर इस्तेमाल भी करती आ रही है और उसकी बदौलत जो को वोट भी पड़ता है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस माजी से जुड़ा जो आज का हाल है और ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ के दौर के ऊपर, वो ये है कि जो उनकी जहाद अफगानिस्तान की पॉलिसीज़ थी, जो उन्होंने इस्लाम नाफिज करने की जो पॉलिसीज़ थी, वो तमाम जो अपने सियासी इक़्तिदार को तूल देने की पॉलिसीज़ थी, उसने पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, क्लैशनकोफ के कल्चर और आज की दहशत गर्दी को पिनपने का मौका फराम किया। और आज का पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, अफगानिस्तान की वॉर में जो पॉलिसी रही है ज़ियाउल हक साहब की, उसके मरहून मिन्नत आज का ये पाकिस्तान है, चारों तरफ से घिरा। इस पर हम बात करेंगे किस हद तक ये एनालिसिस ठीक है। 17 अगस्त के दिन, आज के दिन जब जनरल ज़ियाउल हक साहब की बरसी है, तो किस हद तक ये एनालिसिस दुरुस्त होगा कि ना सिर्फ एक सियासी शहीद ख़ानदान दिया उन्होंने पाकिस्तान को भुट्टो ख़ानदान की सूरत में, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को भी पिनपने का मौका दिया अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए। हम एक तारीख आपको इससे पहले के पैनल्स का तारुफ कराऊँ और आज की एक और अहम न्यूज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से आपको बताऊँ, वो बताऊँगा आपको मैं। इन सबसे पहले आपको मैं तारीख के कुछ पीछे के औराक में ले जाना चाहूँगा। कुछ विजुअल्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ आवाज़ें हैं हमारे पास जो हमें तारीख में ले जाती हैं। 1970 की तारीख में जब भुट्टो साहब का दौर था, फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर आया और किस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने आके जो है वो चीज़ों को यहाँ पर अपनी पार्टी को संभाला। वो तारीख के औराक कुछ मिनट देखते हैं और वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। My father was very calm and he talked to family matters, he talked to party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister, he brought them back from the camps in India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. Nobody else knew, nobody else was aware. में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को जिया, जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। Benazir Bhutto today challenged you before leaving Karachi to an election showdown. Could you please give us your reaction? Chivalry forbids me to challenge a lady. मैं मरने से कम डरती हूँ, मैं मरने से कम डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। People are not allowed to travel. People are not allowed to voice their own opinions. I believe in freedom of thought, freedom of expression. People are not allowed to voice their ideas. They're not allowed to do anything at all. It is freedom with responsibility, not freedom for the sake of freedom or free for all. What I am sitting and doing right now in this drawing room is a crime under martial law regulation. जब बेगम साहिबा, सनम और मैं मुर्तजा के मज़ार पर हाजिरी देने गए, तो हम 3 औरतें थीं और हमारे सामने 3 कब्रें थीं। 1977 से लेकर आज तक अभी 20 साल भी नहीं हुए, मगर कायदे आवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के अपने घर के 3 मेल मेंबर्स पाकिस्तान जमहूरियत और मुसाफात के खातिर जिद्दोजहद करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर चुके हैं।
उस तारीख के आपने कुछ औराक देखे, जनरल ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ पे आज उनकी बरसी है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो लोग हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनका तारुफ आपसे कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ इंग्लिस्तान से आई है, हैदराबाद में खिताब करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कायद हैं इल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो बड़ा एक हैरानकुन बयान दिया, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बयान दिया। उन्होंने कहा है अपने कारकुनों के, अगर बरतानवी पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार कर ले तो आपने इस सिलसिले में घबराना नहीं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो एजेंडा है वो चलता रहेगा और ये कुर्बानी जो है वो जेल में अगर वो चले भी गए तो ये उनकी कुर्बानी होगी इस पार्टी के लिए, मुल्क कौम के लिए। इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले हमारे रिपोर्टर अजहर लंदन से ज्वाइन करें। अजहर साहब, आपने ये बयान उनका सुना है हैदराबाद में खिताब करते हुए इल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने कारकुनों को कहा है कि अगर बरतानवी पुलिस ने गिरफ्तार कर ले तो घबराएं मत। इस बयान को देने की नौबत क्यों पेश आई आज? जी कामरान साहब, जो इन्वेस्टिगेशन है, 3 पैरेलल जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर जारी है। पुलिस अपना काम जारी रखे हुए है। कुछ ऐसा कबल भी जब बात हुई थी आपसे तो यही हमने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे चलती रहती है। जो हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि जो जवाबात थे जो मुकदमात में जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से जमा करवाए गए थे, जो केस चल रहा है जो उस हवाले से, तो वो सेटिस्फाई नजर नहीं यहाँ आती जो एजेंसीज हैं यहाँ पर। और बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ हाई लेवल की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ काउंटर जो क्वेश्चंस किए गए थे, जो रसीदें जमा करवाई गई थी, जो जवाबात जमा करवाए गए थे खासतौर पर जो पैसों के हवाले से, वो उससे कुछ सेटिस्फाई नहीं है यहाँ की तहकीकाती एजेंसीज। तो इस लिहाज से लगता यही है कि आज के बयान से कि इन जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को भी अंदाजा है, उनके वकला ने उनको बताया है कि केस किस तरफ जा रहा है और क्या मुमकिन सूरत हाल पेश आ सकती है। तो इसी चीज को उन्होंने अपने कारकुनों को अवेयर करने की कोशिश की है। हमारे जो सोर्सेज कहते हैं कि अगले 1 से 2 हफ्ते में सितंबर खासतौर पे पहला वीक काफी इंपॉर्टेंट है इस केस के हवाले से, और सितंबर के पहले वीक में इतलात यही है कि पुलिस अपनी मजीद कार्रवाई करेगी। और क्योंकि सितंबर तक ही एक और अहम मुलजम जो गिरफ्तार हुआ था हीथ्रो एयरपोर्ट पर कनाडा से आते हुए, उसकी भी उसने रिटर्न होना है, वापस आना है, उसने उसकी बेल की मुद्दत भी सितंबर तक है। तो काफी जो 3 केसेस हैं वो तीनों अपने इंजाम की तरफ बढ़ रही है, तफ्तीश काफी क्लोज हो रही है। तो हालात यही लग रहे हैं। अच्छा अजहर साहब, एक बात बताइए कि बेसिकली ये जो जिस तरह के इंग्लिस्तान में ट्रायल होता है उसमें तो ऑब्वियसली काफी वक्त लग जाता है, तो अभी तो आप सितंबर का जो हवाला दे रहे हैं, सितंबर में तो शायद अभी पेशियां स्टार्ट होंगी, तो अभी तो हम ना आप किसी नतीजे पहुंच सकते हैं और इल्ताफ हुसैन साहब भी शायद कोई इतने डेफिनेट नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकते उनका केस के पहलुओं के हवाले से। और ये तो नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है ना कि ये वैसे एक सियासी स्टेटमेंट हो अवाम का मोराल बूस्ट करने के लिए, या उनको वैसे ही किसी वर्स सिनेरियो में अंडरस्टैंड कराने के लिए जहनी तौर पे, और उसका मतन कुछ भी ना हो, कॉन्टेक्स्ट जो हो वो इस तरह ना हो जिस तरह के इंप्लाई किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सुन के उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट आज दी कि अगर बरतानवी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले तो अवाम परेशान ना हो। कामरान साहब, यहाँ का प्रोसीजर जरा डिफरेंट है। यहाँ पर जो पुलिस है वो फर्द जुर्म पहले आयद करती है। पुलिस अपने तमाम जो इल्जामात है, उनको जो सबूत है, वो किसी को गिरफ्तार करने से पहले तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है पाकिस्तानी पुलिस। तो गिरफ्तार करने के बाद अदालत में जाके फर्द जुर्म आयद करती है। यहाँ पर पुलिस ही फर्द जुर्म आयद करके उसको क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है यहाँ का जो इस्तगासा है उसको देती है। फिर वो उस जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो बताती है कि क्या इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि अगर के इस मुलजम को गिरफ्तार किया जाए तो उसके खिलाफ केस में भी कामयाबी होगी। तो जो हमारी इत्तलात है, ये केस इस वक्त क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास है, उनसे पुलिस की जो है वो बातचीत चल रही है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये इस सिलसिले में कि ये जो इल्ताफ हुसैन साहब का जो मामला है केस का, एक तो ये है ना कि जो पैसे का मामला है, आप समझ रहे हैं कि उसकी पेशी सितंबर में है, या इमरान फारूक कत्ल केस की पेशियां भी सितंबर में है, और या ये दोनों मामले डिफरेंट हैं, और जो कत्ल केस है वो शायद लंबा प्रोसीड कर जाए, और अभी पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला जो पहले जेरे बहस सितंबर में, या आप समझ रहे हैं कि ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं आपस में इस वक्त? एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन क्या है? इस वक्त दोनों डिफरेंट है। जो अर्लीस्ट जो चीज पॉसिबिलिटी है वो इस हवाले से है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर केस में इल्ताफ हुसैन साहब को डायरेक्ट कोई नाम नहीं है, उनका किसी किस्म की वो अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है इस वक्त। जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें वो। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब लंदन से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से तो बातचीत चल रही है वहां पे, लेकिन इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से कोई इल्ताफ हुसैन साहब पे सीरियस एलिगेशन एटलीस्ट बरतानवी पुलिस की तरफ से नहीं। लेकिन आज जो बयान आया बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम कोशिश करेंगे एमक्यूएम की तरफ से भी उनकी रिप्रेजेंटेशन लें इस बयान के ऊपर जो इल्ताफ हुसैन साहब ने आज दिया। बहुत वार्म वेलकम हारून रशीद साहब आपको आज प्रोग्राम में, जाजुल हक साहब को, हाजी अदील साहब को,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शमीला फारूकी साहब रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर मैं इजाज़ुल हक साहब के पास चला जाऊँ, सबसे पहले उनकी राय इस पर शुरू कर लें। इजाज़ुल हक साहब, अभी प्रोग्राम के इब्तिदाइये में मैं दिखा रहा था जनरल ज़ियाउल हक साहब की भी जो मार्शल लॉ लगाया उसके भी कुछ विजुअल्स थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी थे और भुट्टो साहब की फांसी के उसके ऊपर भी थे। आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो मार्शल लॉ लगा, जिस तरह भुट्टो साहब को फांसी लगी, इससे भुट्टो खानदान को जो सियासी शहादत का मर्तबा मिला उसमें जनरल ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ और जिन हालात में उन्होंने टेक ओवर किया और भुट्टो साहब की फांसी जिस तरह की गई कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से, उस सब का एक बहुत बड़ा रोल है। आज आपका क्या एनालिसिस होगा इजाज साहब? देखिए, पहली बात तो ये कि आज जनरल ज़ियाउल हक शहीद की बरसी है और 25 साल इस बात को गुजर चुके हैं और इस सिलसिले में आज भी पाकिस्तान के तूल और से काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे जी। मैं वो शुरू में जो आपने दिखाया मैं इतना तो नहीं देख सका था, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा ताख़ीर से पहुँचा हूँ, इस्लामाबाद में आजकल ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है, नाकों से गुज़रना। जी जी। लेकिन देखें, बात यह है कि ये तारीख़ का एक हिस्सा है और इस पर बहुत सी बहस चलती रहेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो कुछ और बातें होंगी, जब दूसरी हुकूमतें आएंगी तो कुछ और बातें होंगी, लेकिन ये तल्ख हक़ाइक़ हैं कि 1977 में मार्शल लॉ लगा, बिल्कुल मार्शल लॉ लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों वो मार्शल लॉ लगा, ये है तारीख़ जिसे कुछ लोग कहेंगे ठीक लगा, कुछ लोग कहेंगे गलत लगा। क्या हालात थे पाकिस्तान के? कामरान साहब, आप तो खैर मेरे ख्याल में उस वक्त इतने एक्टिव नहीं थे, ना ही मैं उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था कि मैं ठीक है। जी जी। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी उम्र भी इतनी नहीं होगी उस वक्त, आज से 25 साल पहले तो उनकी शहादत को हो गए जी जी, और 11 साल उससे अगर पीछे चले जाएं तो, और यही हमारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनमें जो थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है कि वो तारीख़ को आज के उसमें देख रहे हैं, वो पिछले पस मंज़र में नहीं देख रहे, और कि क्या वजूहात थी, क्या हालात थे, क्यों मार्शल लॉ लगा, मुल्क के क्या हालात थे उस वक्त, एक सिविल वॉर की सी कैफियत थी और 3 शहरों में। लेकिन जैसा आपको लगता है कि भुट्टो साहब को की फैमिली के साथ जो भी हुआ जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में और उनके बाद भी, उससे उनको एटलीस्ट वो आज सियासी तौर पे शहीद है, उनका जो मर्तबा वो ज़्यादा बुलंद हो गया सियासी लिहाज से। और नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं मैं उस पर आ जाता हूँ कि शायद कि वो फांसी लगने से कोई सियासी शहीद बन गए, तो ये बात भी तारीख़ का एक हिस्सा है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो एक रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई है जी जी। और दुनिया का कोई भी कानून नहीं है जो कि इस किस्म की इजाज़त दे कि आप एक दफ़ा जो वर्डिक्ट आ चुका हो और एक दफ़ा उसकी जो दोबारा अपील हो चुकी है और उसके बाद किसी केस को खोला जाए। और ना ही मैं समझता हूँ कि स्वाए एक जज के जिन्होंने कोई अपनी मजबूरियों की वजह से या नसीम हसन शाह साहब ने अपने नसीम हसन शाह साहब ने क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और वो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते थे, तो एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान। लेकिन देखें, जो जज थे जिन्होंने इस केस के खिलाफ देखें ना, तो एक स्प्लिट डिसीजन था। मौलवी मुश्ताक हुसैन तो हाई कोर्ट में थे, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात जस्टिस सलीम की मैं बात कर रहा हूँ। उनको बाद में जिन्होंने खिलाफ वर्डिक्ट दी थी उनको बाद में चीफ जस्टिस बनाया गया, और वो उसी मार्शल लॉ के दौरान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कानून है कामरान साहब, जो कानून है वो कानून तो सबके लिए बराबर है। ये आपका कानून कोई ये नहीं है कि भाई वजीर आजम के लिए और है और एक आम आदमी के लिए और है। ये आपका पॉइंट आ गया। कोई उसमें मुलव्वस है किसी चीज में तो वो सामने चीज उसकी आ जाती है। ये आपका पॉइंट आ गया। हारून रशीद साहब, क्या हम इस बात पे डिबेट कर सकते हैं जो इजाज़ुल हक साहब कह रहे हैं कि 77 का मार्शल लॉ लगा, वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन अब इस पे डिबेट की जाए कि वो क्यों लगा, या हमें इस चीज को ही देखना है कि मार्शल लॉ कोई भी हालात जैसे भी हो, मार्शल लॉ इज मार्शल लॉ और उसको हम कभी भी ऑन नहीं कर सकते जी? या नहीं, ये बड़ी मज़ाक़ खैर बात होगी, ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी। मार्शल लॉ जो है गलत है, तो मार्शल लॉ लगा कैसे? देखिए, सिचुएशन पॉलिटिक्स में हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ, पॉलिटिक्स में सिचुएशन सबसे ज़्यादा अहम होती है, आदमी अहम नहीं होते। मैंने देखिए, मैं तो वो सारा दौर भुट्टो का भी खुद देखा है, ज़ियाउल हक का भी खुद देखा है,
और ज़िया-उल-हक के पूरे दौर में ये एजाज़ुल हक साहब बैठे हुए ने पता, मेरा तो कभी उनसे रब्ता नहीं हुआ। मैं तो जब उनका इंतकाल हुआ तो ताज़ियत के लिए गया, हालांकि हमारे ख़ानदानों के मरासिम थे, मैंने तो कभी उनसे तारफ़ नहीं कराया मरहूम से, ज़िया-उल हक से, कि मेरा फ़लाँ ख़ानदान से ताल्लुक़ है। लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन, एक ओवर सिंप्लीफिकेशन ये है कि हज़रत आदम से लेके आज तक कायनात में जितने जराइम हुए ज़िया-उल हक उसका ज़िम्मेदार है। भाई ज़िया-उल हक कुछ चीज़ों का ज़िम्मेदार है, जिन चीज़ों का ज़िम्मेदार है वो मुतय्यन किया जा सकता है। टॉक शो में ज़्यादा बात नहीं हो सकती, किताब में लिखी जा सकती है, मजमून लिखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मैंने उस पर तहकीक की, अप्रैल के एंड तक तो मुझे मालूम है, मैंने घर की खातीन से पूछा, जनरल ज़िया-उल हक के घर के रिश्तेदारों की खातीन से, वो बहुत जानती होती हैं, ड्राइवर जानते होते हैं, खानसामा जानते होते हैं, उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वो भुट्टो को सपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हुकूमत बरकरार रहनी चाहिए, मगर सिचुएशन साहब कर रहे थे सपोर्ट, ये जनरल ज़िया-उल हक ये कहते थे, ये राय देते थे, घर में वही राय मोतबर होती है खानसामा से, ड्राइवर से, घर की खातीन से, कि भाई ये कंटिन्यू करनी चाहिए हुकूमत। तो भुट्टो साहब ने कौन से हालात ऐसे पैदा किए थे? आपको याद है कितने लोग कत्ल हुए थे? लोग सारी बातें भूल जाते हैं। 324-25 आदमी तो कत्ल हुए एक दिन में। मैं यहाँ से गुजर रहा था असेंबली के सामने से, 19 आदमी कत्ल हो गए। तो कैसे ये मतलब कहा जा सकता है कि मार्शल बिल्कुल ही बेजवाज था? फौजी हुकूमत बेजवाज होती है, इलेक्शन उसके बाद होने चाहिए थे, बड़े पेचीदा सवालात हैं। फिर इलेक्शन उन्होंने कराए, जुनेजो को हुकूमत सौंपी फाइनली, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आई। भुट्टो साहब, मार्शल बहुत बुरा था, तो भुट्टो साहब एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के वजीर क्यों थे? अगर मेयार है तो सभी के लिए एक है ना। और ये नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन हैं, ये किसकी गोद में परवान चढ़े, ये कहाँ से आए? ये सारी सियासी जमातें वहीं से हैं। लगना नहीं चाहिए मार्शल, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप ये समझ रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं पैदा, हालात भी जिम्मेदार हैं बराबर, ठीक है भाई, हालात की वजह से ही लगता है, बाद औकात हालात नहीं होते और लगता है या खां था जैसे और था। अयूब खान के मार्शल का तो सिरे से ही कोई जवाब नहीं था उस वक्त वो बने, और भुट्टो साहब सिकंदर मिर्जा के वजीर थे, उसके भी वजीर हो गए। ये तराजू एक होना चाहिए, बाट एक होनी चाहिए, दो तराजू और दो बाट नहीं। पाकिस्तान में तराजू एक होता नहीं, किसी भी दौर में नहीं रहा। पाकिस्तान में होता है या नहीं होता, होना चाहिए। जब एक तराजू नहीं होता तो खराबी होती है। शमीला फारूकी साहबा, आप इस वक्त पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऑब्वियसली आपका पूरा फलसफा है, भुट्टो साहब को आप शहीद डिक्लेयर करती हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकली दूसरा एक हम फैक्ट देखते हैं, एजाज़ुल हक साहब की बात को उधर रखते हैं, जो दूसरे दानिश्वर या हिस्टोरियंस कमेंट करते हैं, वो ये समझते हैं कि मार्शल लॉ जो था, अगर उसकी तारीख में जाएं तो हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि फिर यही होना था जो हुआ। तो आज हमें तारीख के इस वर्क को एक्सेप्ट करते हुए आगे चलना चाहिए, या आप आज भी पीपल्स पार्टी उसी पर डिबेट करेगी कि नहीं ये मार्शल लॉ गलत था और सारे फसाद की जड़ आज जो हम देख रहे हैं वो, जिस तरह आप लोग कहते हैं, इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म, अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज का परवान चढ़ना, वो सारा जनरल ज़िया-उल हक साहब की बिरूनी मिन्नत है। आप ये समझेंगे आज भी इसी पे डिबेट होनी चाहिए? जी शमीला साहब। शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस इशू पे डिबेट उस वक्त तक होती रहेगी जब तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे मौजूद है, जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासत होगी, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस का रेफरेंस दिया जाएगा, जो मैं समझती हूँ और दुनिया भी ये समझती है, पाकिस्तान की बेशतर अवाम ये समझती है कि इट वाज अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, और हारून रशीद साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये भी इस बात को मानते ही होंगे। देखिए, एजाज़ुल हक साहब यहाँ पर बैठे हैं और जनरल ज़िया के साहबजादे हैं, ये ख़ुद भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि मार्शल लॉ क्यों लगाया गया। देखिए, हालात कौमों में, मुल्क के अंदर, उनमें उतार चढ़ाव ज़रूर होता है, लेकिन ये कहीं भी जस्टिफाइबल नहीं है कि आप किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से एक मिलिट्री कूप के ज़रिए हटा दें, और फिर जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती की गई, उनको अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से उनकी फैमिली को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से अभी जो आपने ये फुटेजेस दिखाई हैं कामरान साहब, ये इस मुल्क की तारीख की एक भयानक एक अक्कासी करती है जो रेप इस मुल्क के साथ हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर भुट्टो साहब इतने ही बुरे थे, अगर भुट्टो साहब की इतनी ही गलतियां थीं, तो मुझे ये बताइए कि जो जनरल ज़िया एक मिलिट्री कू के जरिए आए, उन्होंने 90 दिन में जब वादा किया था इलेक्शंस करवाने का, तो वो क्यों नहीं किया? क्यों वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते थे कि अगर भुट्टो की मौजूदगी में इलेक्शंस हुए तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? अगर वो इतने ही बुरे थे ना। देखें, मैं ये मानती हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों का अजाला किस किस ने किया,
उस गलतियों से सीखा किस किसने? जो जनरल ज़िया के दौर में जो वाक़यात, मामलात, ज़्यादतियाँ हुई, जिस तरीके से रिलीजियस इंटॉलरेंस को फ़रोग दिया गया, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत वॉर के अंदर जो किरदार रहा जनरल ज़िया का, वो आपके सामने, जिसे कौम आज तक बिलक रही है, आज तक तकलीफ में है, आज तक रो रही है। ये आपका पॉइंट आ गया। ये एक भयानक हकीकत है और मैं समझती हूँ कि मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि हमें ये भी देखना है कि जो हिस्ट्री के दूसरे औराक हैं जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब दौर कोट किया जाता है, जिस तरह कि जर्नलिस्ट बताते हैं कि वो इम्प्रिजन भी हुए, अखबारात बंद भी हुए, लोगों के मारवा अदालत कत्ल भी हुए, इसमें भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर हालात ये हो जाए स्टेट। मुझे एक बात बताइए तो फिर फौज क्या करे? बात बताइए, क्या जनरल ज़िया के दौर में 200 जर्नलिस्ट को अरेस्ट नहीं किया गया? क्या अखबारात बंद नहीं हुए? क्या लोगों ने कोड़े नहीं खाए? क्या साफियों को कोड़े नहीं लगे? क्यों लगे? ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। और क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब अरेस्ट किया गया, जिस जज ने उनको जमानत दी ये कह के कि एविडेंस इनकम्प्लीट है और कॉन्ट्राडिक्टरी है, जस्टिस समदानी, क्या उनको 3 दिन आपका ये पॉइंट आ गया शबीला साहिबा, मैं आगे चलूंगा जी। मैं हाजी दिल साहब के पास जाना है, मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक, आपका ये पॉइंट आ गया। हाजी दिल साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाजी साहब जरा थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बात करेंगे। जनरल ज़िया साहब की बरसी है, लेकिन आप ANP की जो हुकूमत है, जब भी उनसे बात की जाती है आपकी पिछले 5 साल में कि दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई और आप कंट्रोल नहीं कर सके, तो आप जो है सारा मुद्दा डाल देते हैं 1977 के मार्शल लॉ के ऊपर और जनरल ज़िया साहब की जो जहाद अफगानिस्तान की पॉलिसी थी। मतलब उसका क्या रैशनल है? उस वक्त पाकिस्तान के पास और चॉइस क्या थी? और क्या आज भी आप इसी एनालिसिस पे कायम है कि जो जहाद अफगानिस्तान की मरहूम ज़िया साहब की पॉलिसी थी वही आज पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म और दहशतगर्दी का सबब है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो आज के दिन आपने मोहतरम इजाज़ुल हक साहब को इस प्रोग्राम में शामिल किया है, मैं उनका एहतराम करता हूँ और उनका जनरल ज़िया हक साहब के साथ एक बाप और बेटे का रिश्ता है। इसलिए हम अगर किसी सियासी हवाले से कोई बात करेंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसे सियासत की नज़र से देखें, क्योंकि वो सियासत में है, तो उसे बेटे की नज़र से न देखें, क्योंकि ये फिर बहुत उनके लिए तकलीफ देह होगा जी, और फिर हम खुल के बात ना कर सकेंगे। देखिए, ज़िया हक साहब पहले तो खैर कानूनी तरीके से मुल्क में आए। हम लोग जो उस वक़्त ANP नैब का जो ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस था, ANP था मेरा अलायंस, जिसमें हम लोग जदोजहद कर रहे थे भट्टो साहब के खिलाफ, और आखिरी दिनों में जेल के अंदर भी हमारी उनसे मुलाकातें हुई थी हमारी क़यादत की, और ये फैसला हो गया था कि जिन हलकों पर हमें शिकायत है, जहां हम कहते हैं कि जल्लू हुआ था, रिगिंग हुई थी, उस पर दोबारा इलेक्शन हो। जब तमाम सियासी पार्टियां जो हुकूमत में थी, अपोजिशन में थी, वो एक बात पे इत्तफाक पे आ गई थी और उस वक्त माशाल्लाह लगाने की कोई तुक्की नहीं थी। मुझे याद है कि खुदा जन्नतों में जगह दे जनाब बादशाह खान मरहूम को, मैं उनके साथ एक दिन पहले बलूचिस्तान पहुंचा था और हम जनाब अकबर मुफ्ती शहीद के घर में थे, जहां हमने टीवी पे पहली मरतबा जनरल साहब को देखा और माशाल्लाह का ऐलान सुना। हम समझते थे कि जबकि सियासी पार्टियाँ, चाहे वो पीपल पार्टी थी और हमारी जो तहरीक थी उनके खिलाफ वो पार्टियाँ, सब ने मिल के एक नतीजे पे वो पहुंच चुकी थी कि जिन हलकों पे शिकायत है वहाँ दोबारा इलेक्शन होंगे। तो फिर माशाल्लाह लगाने की जरूरत क्या थी? और फिर माशाल्लाह एक गैर कानूनी अमल है जो आइन का हल्फ उठाए हुए फौजी अफसर को कभी नहीं। तो सर आप समझते हैं एक्सट्रीमिज्म आज उसी की पैदावार है? भट्टो साहब से बड़ी गलतियां हुई हैं, भट्टो साहब ने, तो ये बात फिर मैं मुकम्मल ब्रेक के बाद करूंगा जी। अच्छा ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स, लेकिन मेरा फिर आपसे आप ठीक है, आपने बैकग्राउंड की तरफ चले गए आप, लेकिन आता हूं आपके जहाद अफगानिस्तान पर आता हूं, लेकिन चूने आपने तो अपने इस प्रोग्राम में इल्ताफ भाई का भी मसला छेड़ दिया। वो सर ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी ना, मैं क्या करता? आपने कहा था आपको तो आपने ये कहा था कि जी जी ठीक है, मैं आता हूं ब्रेक के बाद। मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके पास वक्त कम है। जी हाजी साहब, मैं आता हूं आपके पास, मैं दोबारा आता हूं, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, और यही सवाल है, और इजाज़ुल हक साहब को वापस ऑन बोर्ड लेंगे व्यूज प्रोग्राम में। वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं।
प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम व्यूअर। जलाल साहब की बरसी के हवाले से हम आज के पाकिस्तान का एनालिसिस कर रहे हैं कि किस हद तक वो मुतासिर हुआ उनकी पॉलिसी से, खासतौर पर जहाद अफगानिस्तान की जो पॉलिसी थी उनकी। जी हाजी साहब, आपसे सवाल मेरा पैटर्न ये था कि जहाद अफगानिस्तान की पॉलिसी से आपकी पार्टी को क्या कंसर्न है आज के हवाले से? जी, मैं पहली बात यह है कि हम उस जहाद को जहाद समझते ही नहीं है। ठीक है, ये जहाद नहीं था, फसाद था। और हमारी क़यादत ने बार बार कहा कि आके जो शोले आप अफगानिस्तान भेजें उसका रिएक्शन होगा, आपको वहाँ से फूल नहीं आएंगे। नतीजा देखें, पहले तो जो कुछ दिया गया अमेरिका ने तो कहा गया कि ये मूंगफली है जी, एक हम नहीं लेंगे। बाद में उन्हें मेरे ख्याल में अखरोट दिए गए, बादाम दिए गए, क्या 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 दिया था। इतना दिया था कि ओजरी कैंप में जगह नहीं रही और फिर वो जला दिया गया, तबाह कर दिया गया। दुनिया भर से दहशतगर्दों को बुलाया गया, वीजे दिए गए, पासपोर्ट दिए गए, डॉलर और पेट्रोल डॉलर आए। और हमने एक दूसरे मुल्क के, आज भी हम कहते हैं जी हमारे मुल्क में ड्रोन हमले होते हैं, हमारी मुल्क की हदूद को क्रॉस कर रहे हैं। तो उसी वक्त इसी अमेरिका के कहने पर हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, अपने लोगों को भेजा, दूसरे लोगों को ट्रेड किया, ISI CIA मिलकर जंग लड़ रही थी। जी हाजी साहब, ये आपका पॉइंट इजाजत, ये पाकिस्तान की फौजी हुकूमत को ये इजाजत किसने दी थी? ठीक है सर, लेकिन यही इलेक्टेड हुकूमत ने भी वही जंग लड़ रही है जो आप पीपल्स पार्टी के साथ थे और पीपल्स पार्टी अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रही है। आप अगर एक तुखम करें और उससे जो फल फूल और कांटे निकले, वो कांटे पे बोल के कांटे फैलते ही जा रहे। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। इजाजुल हक साहब को लूंगा मैं। उसकी वजह यह है कि एक दूसरे मार्शल ने भी ये कहा कि ये जहाद है, एक जहाद की एक और किस्म है। ठीक है सर, उसने भी हाजी साहब आपका पॉइंट आ गया। हारून साहब आप डॉलर लिए अपना इनपुट दे दे, फिर मैं इजाज़त साहब बच जाऊंगा। जी हारून साहब, वो देखिए ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन करते हैं हिस्ट्री की। मसलन 77 में मुआहदा हो गया था, कोई मुआहदा नहीं हुआ था। ठीक है, भुट्टो साहब 16 मुल्कों के दौरे पर चले गए थे, अब्दुल वली खान और उनके साथी इनकी पार्टी के जेल में पड़े थे। अगर मुआहदा हो गया था तो वो रिहा क्यों? भुट्टो साहब की जेल में, नंबर 1 भुट्टो साहब की जेल में। नंबर 2, अफगानिस्तान पे पॉलिसी भुट्टो साहब ने बनाई थी, जियाउल हक ने नहीं बनाई थी। गुलबदीन हिकमत यार से पूरी तफसील मैंने सुनी, किसी दिन प्रोग्राम करना चाहिए कर ले, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उन्हें बुलाया गया और लोगों को बुलाया गया। मैंने जाती तौर पे सुनी उनसे सारी रुदात, उसके नोट्स भी कहीं मेरे पास पड़े होंगे। वो के बोले वो हैरान थे कि भुट्टो साहब, उन्होंने कहा मैं तो हैरान था कि भुट्टो साहब तो सोशलिज्म के अलंबरदार हैं, तो सोशलिज्म कहते थे, जहाद की पॉलिसी बना चुके थे। जहाद की पॉलिसी जी, जहाद कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो मीटिंग की तफसील बताई कैसे। ये तो भुट्टो साहब के जमाने में शुरू हुआ, फिर उसके बाद रूसी फौज आ गई। रूसी फौज आई, 13 लाख इंसानों को उसने कत्ल किया, 13 लाख इंसानों को कत्ल किया। उनके गले में हार पहनाने चाहिए थे और उन्हें वेलकम करना चाहिए था कि आगे पाकिस्तान कोई चॉइस नहीं आपने। ये अजीब गरीब बात नहीं, पॉलिसी में गलती हुई। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले हाजी साहब, बीच में ना बोले, बिल्कुल बीच में मत बोलो। हारून साहब की बात सुन लेना। जी हारून साहब, बीच में मत बोलो भाई, ये क्या बात है? ये क्या गुफ्तगू है यार? पाकिस्तान हाजी साहब आपकी बात में वो नहीं बोले ना, के लोगों को बचाए। हाजी बीच में मत बोलो, तुम्हें क्या पता जहाद क्या होता है? बीच में मत बोलो। जी जी, देखिए पॉलिसियां गलत बनाई जियाउल हक ने, ये नहीं कह रहा, उसके नतायज हम भुगत रहे हैं। लेकिन यार इतनी बिल्कुल ही इस तरह हिस्ट्री की ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं जाऊं। वो अमेरिका से डॉलर आए, वो अमेरिका से डॉलर और भी बहुत से लोगों के लिए आए हैं। ठीक है जी, ले जी इजाजुल हक साहब, वैसे आपकी ये बात को तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप इस चीज़ को बड़ी पेशेंस है आप में कि आप इस चीज़ को खातिर ख्वाह नज़र नहीं लाते कि आप उनके बेटे और आप क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं। तो उसी तनाजुर में, उसी स्पिरिट में आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि कतई नज़र इस बात के कि आपके वालिद साहब थे, आपको ये लगता है कि एटलीस्ट जहाद अफगानिस्तान में उनकी पॉलिसी थी, जिस तरह हाजी अदील साहब बता रहे हैं या पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं, उसमें इतना डिफेक्ट था कि उसमें इतनी विजन नहीं थी कि आज जो एक्सट्रीमिज्म है उसका दरवाजा उसने खोल दिया। इससे आप एग्री करते हैं एनालिसिस से इजाज़ साहब? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्म और अफसोस की बात नहीं है जी कि आप सारा इल्ज़ाम जो है वो 25 साल हो गए हैं जनरल जियाउल हक को शहीद हुए हुए। जी जी, मैं इस पे हाजी अदील साहब की बात पे का जवाब दूंगा। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा, मुझे अगर 1 मिनट दें आप, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें सुनी है यहाँ बैठ कर। जी जी, और आज के दिन ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, मैंने कहा शायद आप ये बताएंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आपने उन लोगों को बैठा दिया जो कि तोतों की तरह रटे हुए बैठे हुए, यहाँ पर बच्चे छोटे जब शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और आज वो जो इनकी पार्टियों ने इनको रट्टा लगवाया हुआ है।
देखें जब मार्शल लॉ लगा 1977 में, आप तो 3 शहरों में, आप मुझसे छोटे हैं बहुत, मैं आपकी बड़ी, शायद आप उस वक्त, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैंने आपकी बात नहीं की माशाल्लाह। हम तो नहीं मैंने आपकी बात नहीं की, मैंने आपकी बात नहीं की, आप गलत फहमी का शिकार हो गए। मैं मेरी बात तो सुन लेना आप पहले, क्योंकि आप भी वली खान को जानते हैं, मैं भी वली खान को जानता हूँ, आप भी ANP को जानते हैं, मैं भी ANP को जानता हूँ। हमने इकट्ठे मुश्तरका तौर पर IGI के प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे चले भी हैं। और मुझे आज वो दिन याद आ रहा है। देखें पहले तो मैं थोड़ा सा अपनी बहन का जवाब दे दूं जो कह रही थी कि जनाब रेप हुआ मुल्क के साथ। रेप तो उस वक्त हुआ मुल्क के साथ जब ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। देखें मुझे किसी मंतक में दुनिया की ये बताएं कि एक मुल्क के इलेक्शन होते हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, और एक शख्स वहाँ पर जो है वो मिनॉरिटी में था और एक शख्स मेजॉरिटी में था। मेजॉरिटी वाले की असेंबली का इजलास नहीं होने दिया गया और कहा कि जो जाएगा हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। हमारा मुल्क दो लख्त हो गया। क्या हमें नहीं चाहिए था कि एक नया मैंडेट लेते इस पाकिस्तान में? क्या वो मैंडेट जो पाकिस्तान को तोड़ दिया, जिस मैंडेट ने जहाँ पर असेंबली का इजलास नहीं अटेंड करने दिया, जहाँ पे कहा कि जो मेंबर वहाँ जाएगा, और दो मेंबर थे, अहमद रजा कसूरी और एक और, जो उस धमकी के बावजूद गए, उन्होंने कहा कि 1 वे टिकट पे जाएगा। ये पाकिस्तान को बचाने की बातें थी, ये पाकिस्तान को तोड़ने की बातें थी। उसके बाद 1977 में खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 3 शहरों में मार्शल लॉ लगाए, खुद हैदराबाद में, लाहौर में और कराची में। और आपको मालूम है कि कितने लोग, इन्होंने कहा कि 200 जर्नलिस्ट जो थे वो जेल में गए मार्शल लॉ के दौरान। उस जमाने में दलाई कैंप के अंदर पत्थर की सिलों पे लटाया गया। नवाबजादा नसरुल्लाह मियाँ तुफैल साहब के साथ जो कुछ हुई, मुजीबुर रहमान शामी साहब को बुलाकर पूछें, ज़िया शाह साहब को बुलाकर पूछें, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब को बुलाकर पूछें कि जर्नलिस्ट का और पूरे अपने दौर के अंदर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड रखा, एमरजेंसी लगा के रखी पाकिस्तान। और झूठ बोलते हैं सारी कौम के आगे बैठ कर कि मुआहदा हो गया था। कौन सा मुआहदा हो गया था? वली खान की ज़ुबान से मैंने खुद, जिस दिन वली खान साहब, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, जिस दिन हैदराबाद की जेल से छूट कर आए, मैं तो पाकिस्तान में, उस दिन मैं यहाँ मौजूद था आर्मी हाउस में। बेगम नसीम वली खान और वली खान साहब की जब जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के साथ मुलाकात हुई, पाँव को हाथ लगाया उन्होंने। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहा हूँ कि वो काल कोठड़ी में पड़े हुए थे हैदराबाद में, जहाँ उनको एक मुल्क के साथ गद्दारी के केस में लगाया हुआ था कि इनको फांसी लगाएं आप। वो वहाँ से छूट कर आए, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे मेरी वालिद की, मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, आखिर दम तक मैं उनसे मिलता रहा। अब आप बात करें, मुझे ANP बताए कि इनकी जो पॉलिसी थी प्रो कम्युनिस्ट, प्रो सोशलिस्ट, प्रो इंडिया, प्रो रशिया, इस वजह से इनको जहाद अफगानिस्तान में बड़ी तकलीफ हुई थी। और फिर जब पाकिस्तान पे ये बाजोड़ पर हमला हुआ, ये लोग जुलूस निकाल रहे थे। फिर जिस वक्त असफंद यार वली साहब को बुलाकर ब्लेयर हाउस में ठहराया गया वाशिंगटन में, तो डॉलर तो उस वक्त नजर आए हमें। उस जहाज के अंदर तो किसी अमरीकी एजेंट को पाकिस्तान में सरजमीन पे नहीं उतरने दिया। किसी का, मुझे एक एग्जांपल दे देंगे किसी अमेरिकन का डायरेक्ट कांटेक्ट था मुजाहिदीन के साथ? एक एग्जांपल दे दें मुझे आप। अब मैं कि कहीं मुलाकात हुई। अब मैं हाजी दिल साहब से और उनसे पूछ लूं, शबीला से। मैं ये बात बताना, नहीं मेरी बात सुने आप, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आज जो 8 इस्लामी रियासतें आजाद हुई हैं, आपके पास वक्त कम होगा फिर। नहीं हाजी साहब मैं आऊंगा आपके पास, आपको पूरा जवाब मौका मिलेगा। भाई साहब एक मिनट इजाज़त आपकी बात सुनिए, आप अपनी कहानी सुनाई जा रही है पूरी कौम। डॉलर देखे, मुझे अपनी बात खत्म होने दें। नहीं ये बड़ी अच्छी बात है कि डॉलर उस वक्त देखे जब ब्लेयर हाउस में गए। हाजी साहब किसी की आवाज समझ नहीं आ रही, आप 1 मिनट दे दे, वो कंप्लीट कर रहे हैं। इजाज़त साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको टाइम दूंगा। करवाया जी इजाज़त साहब कंप्लीट कर लें। ड्रोन हम लोग आपने इजाजत दी, आप बात करें, अल्लाह का शुक्र करें कि आपको अमेरिका के। ठीक है इजाज़त साहब का पॉइंट आ गया। हाजी साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर शमीला साहब के पास जाना मैंने। जी हाजी साहब मेरी बात पूरी सुन लें आप, एक जरा सा मुझे 2 मिनट। इजाज़त साहब मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया, यकीन करें कंप्लीट जवाब आ गया आपका, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव। मैं अर्ज करूं, नहीं मेरा कंप्लीट जवाब नहीं आया। अच्छा कंप्लीट कर लें यार, क्या पता। हाजी साहब 1 मिनट ठहर जाएं। जी इजाज़त साहब, हाँ मेरी पूरी बात सुन लें कि वो जहाद अफगानिस्तान की बात करते हैं, ये कि हम उसका काटा बोया कर रहे हैं। ये पूरे, जब पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्दी का नाम नहीं था, टेररिज्म का नाम नहीं था, ये जुल्फ़िकार बनाकर यहाँ मिसाइल मरवा रहे थे, ये जहाज़ अगवा करवा रहे थे पाकिस्तान के, यहाँ से चोरों को जेलों से छुड़वा कर सीरिया जाकर पनाह ले रहे थे, कैंप बनाए हुए थे इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बम्बारमेंट करवाने के जुल्फ़िकार ने। और फिर पूरी 70 की दहाई में
ये एनपी वाले से पूछे, नायब की हुकूमत थी कि क्या किया इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर। ठीक है, जितनी फौज आज हमारी बैठी हुई है फ्रंटियर में, वहां बैठी हुई थी। हाजी साहब रिस्पॉन्ड कर दें। भुट्टो साहब ने कोई गलतियां की हैं सियासी, और भाई भुट्टो साहब मैं नहीं जवाब दूंगा यहाँ बैठा हुआ, हम मानते हैं कि उन्होंने की है और हम पे की है। देखें, आपके वालिद साहब पे तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है, हमें तो कालकोटरी में भेजा, आपको वालिद साहब को तो प्रमोशन दी है, बड़े जूनियर थे, बड़े आगे लाए, और आपके वालिद साहब उनसे झुक कर मिलते थे। तो अगर उनके को रिश्तेदार नहीं लगते थे ना, किसी की सिफारिश पे तो फौज में नहीं गए थे, ताबीदारी में आप जनरल बने, सिफारिश पे जनरल बने थे। देखिए, आप ना उनकी कोई सिफारिश थी। वली खान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, खुदा उनको जनतों में। भाई मैं खान अब्दुल वली खान की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। जो बात आपने कही, देखे मैंने एहतराम के साथ आपका जिक्र किया, लेकिन आपने उस एहतराम नहीं रखा, इसलिए मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि भट्टू साहब की जितनी खुशामद आपके वालिद साहब ने की है वो हमने नहीं की। हम तो उनसे लड़े थे भट्टू साहब से, भट्टू साहब ने तो हमें जेलों में भेजा, मुझे मालूम है, हमारे कारोबार तबाह, मुझे मालूम है भट्टू साहब ने। लेकिन सवाल है कि इन तमाम गलतियों के, लेकिन आपको वो बात याद नहीं है। आज जनरल साहब को क्या हक था कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाते, और मुल्क में मार्शल लॉ लगाते, यहाँ पे सिविल वॉर लगी हुई थी, इस मुल्क में सिविल वॉर लगी हुई थी, इस मुल्क में लोगों को कत्ल किया जा रहा था, अफगानिस्तान में मैंडेट यहाँ पे देखिए क्यों ना होते शामिल, क्या मैंडेट था आपके, क्यों ना होते शामिल, मुझे बताएं। सिवाय इसके पास बिल्कुल मैंडेट था उनके पास। 124 मुल्क जो है दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने पाकिस्तान के फैसले को एंडोर्स किया था, और 52 इस्लामी ममालिक ने उसे एंडोर्स किया था। आप कौन सी दो आदमियों की पार्टी थी आपकी, एक आदमी आपका असेंबली में बैठा हुआ है, अमेरिका की बदौलत आपको वहाँ फ्रंटियर की एक दफा हुकूमत मिल गई। अच्छा, मुझे शमीला फारूकी साहब के पास जाना जल्दी से। कमाल की बात है। हाजी साहब और एजाज साहब, आप जरा काइंडली सा सुन लीजिए प्लीज, मेहरबानी होगी आप दोनों। हाजी साहब बात ही गलत कर रहे हैं। चले वो आप पब्लिक तक पहुंच गया, बात पब्लिक फैसला करेगी। शमीला फारूकी साहब ये बताइए, जब तक के आपकी हुकूमत नहीं आई थी, दुनिया उसको याद करती है। एजाज साहब मेरी बात तो सुने, एक मिनट ठहर जाइए। क्या याद करती है दुनिया में उस वक्त जितने दुनिया याद करती है कि दीवारें बर्लिन गिरी थी। ब्रेक ले पड़ेगी, उसके बाद शमीला साहब के पास आऊंगा। बड़ी माजरत है शमीला फारूकी, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपसे बात स्टार्ट करूंगा। इस प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक है, वापस आएंगे तो बहुत से अहम सवाल रह गए हैं। बहुत बहुत वेलकम शमीला फारूकी साहिबा। जब तक कि आपकी गवर्नमेंट नहीं आई थी मौजूदा, तब तक तो आप ये इल्जामात बवांगे दहर लगा सकते थे जनरल ज़िया उल हक साहब की पॉलिसीज़ के ऊपर कि उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका को सपोर्ट किया और इस तरह उस तरह। लेकिन अब जब हमने देखा एक और सुपर पावर की लड़ाई में आप भी अमेरिका के साथ थे, तो अब इल्ज़ाम किस तरह जायज़ बनता है कि वही काम आपने किया जो ज़िया उल हक साहब ने किया फॉरेन पॉलिसी में? जी देखिए कामरान साहब, बात यह है कि एक तो आपके प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है, गेस्ट आपके ज़्यादा हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट है जो आपने मिस कर दिया, जिसको आज होना चाहिए था, और वो हैं जनरल हमीद गुल साहब। और मेरा ख्याल है अगर वो होते तो कुछ तारीख़ के वो वर्क पलटते जिस पे शायद एजाज उल हक साहब को भी थोड़ी सी सवालात के जवाबात देने पड़ते। बात यह है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की गई, तारीख़ कुछ हमने भी मुताल्ला किया, बेशक हम उस वक़्त पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन तारीख़ कुछ हमने भी पढ़ी है, मुख्तलिफ आरा हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम बैठ के आज बड़े बड़े लोग लगा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, डॉलरों की बात की गई तो ओजड़ी कैंप का जो मामला था वो क्या था? अगर आप 1986 का टाइम्स मैगजीन उठाएं तो उसमें ये 3 जनरल्स के नाम लिए गए हैं जो वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट 3 सर्विंग जनरल्स, जिसमें से मैं नाम नहीं लेना चाहती, अच्छी बात नहीं क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप बुला लेते तो अच्छा होता। लेकिन मुझे बताइए ना कि जुनेजो साहब को जब वो सियोल से वापस आ रहे थे तो हवा के अंदर उनका जहाज लैंड नहीं हुआ था, तो क्यों डिसमिस किया गया था? क्योंकि वो जनीवा अकॉर्ड करके आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ओजड़ी कैंप पे कैबिनेट कमीशन बनाया था जिसकी रिपोर्ट उनको आके अप्रूवल दे के साइन करना था। क्या माजरा था और वो हुआ क्या? ओजड़ी कैंप के मामलात आज तक मालूम क्यों नहीं हुए?
कौन वो जंग लड़ रहा था, किसके पास वो डॉलर जा रहे थे और उस जंग का नतीजा क्या हुआ। हाजी अदील साहब यहाँ पर बैठे हैं, हाजी एक सेकंड, एजाजुल हक साहब इतनी मेहरबानी करें, मेरे भाई हैं आप, बहन आपने मुझे बोला है सुन लेना। अच्छा आप कामरान साहब देखें, मैं बड़े तहम्मुल से इनकी बड़ी बातें सुन रही सवाल पुट कर चुका हूं उनसे। जी जी शमीला से कि उनकी हुकूमत में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक सेकंड, आप मुझे जवाब देने दें, मुझे जवाब देने दें। बात यह है कि वो रिपोर्ट आज तक सामने मंजर यहाँ पे नहीं, इसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या क्या इश्यूज थे, क्यों वो सामने नहीं आई, क्या रोल रहा। और वो जो जंग हुई अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर मुजाहिदीन गए, जिनको सपोर्ट मिली, जिनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन दिया, किसने दिया, किसकी सपोर्ट थी, मुझे आप ये बताइए कि उसके एवज जो पाकिस्तान में जो लाखों अफगान रेफ्यूजीज यहाँ आए, जो अपने साथ ड्रग और क्रैश एंड टॉप कल्चर लेकर आए, जिससे कौम न जाने कब तक रुकती रहेगी। एजाज साहब रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। बिल्कुल सफेद झूठ है, टाइम में कोई ऐसी चीज नहीं छपी, कोई ऐसी चीज नहीं छपी टाइम में, कोई ओजड़ी कैंप के मामलात हमें मालूम है, ये सफेद झूठ है बिल्कुल। और जो चाहे कायन कर लें, ओजड़ी कैंप का मामला हमें मालूम है, हम बैठ के अमेरिका ने उड़ाया, और लोग हमें सुनाते रहे और सुनाते क्या रहे, एक सफेद झूठ बोल के प्रोग्राम खत्म कर दें, ये तो कोई बात नहीं। आपकी आज का प्रोग्राम था, कोई तबसरा नहीं, कल तक ली इजाजत दीजिए।